हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज के फिल्म द मिलेनियल रैप्चर। दोस्तों, फिल्में तो कई रोज आते जाते रहती हैं, पर कुछ फिल्मों को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो अभी जो मैं फिल्म देख रहा था वो फिल्म ही थी या हकीकत। जैसे कि इस कदर हम उसमें खो जाते हैं। आज की कहानी वासना के अंतिम शिखर को छूती है। कहानी जापान के एक रोजी नाम के विलेज से शुरू हुई। बहुत ही कम आबादी वाला गांव होगा। एक पूर्वजों का श्राप जो अब तक इस गांव से नहीं गया। इस विलेज में पैदा होने वाले खूबसूरत नौजवान अक्सर नाकामोटो क्लैन श्राप से ग्रसित रहते, जो कि नाकामोटो ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं। इसी विलेज में रहती है एक ओरियो नाम की महिला, जिसने अपने जवानी से बुढ़ापे तक कई लड़कों को मरते देखा है। अब ओरियो अपने आखिरी दिनों पर थी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। कहानी फ्लैशबैक में चली गई। एक दिन एक महिला भागती हुई ओरियो के पास आई। उसने कहा कि टॉमी बच्चे को जन्म देने वाली है, जल्दी चलो। ओरियो उसके साथ भागती हुई गई। ओरियो के साथ उसका पति भी रहता है। उसका पति रेजो, जो कि एक मॉन्क है। हम देखते हैं टॉमी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे देख ओरियो काफ़ी खुश हुई। उस बच्चे का नाम उसने हंजो रखा। टॉमी का पति किसी और महिला के साथ भाग गया था, जिस महिला ने उसे ही चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। शायद ये नाकामोटो श्राप ही है जिससे कोई भाग नहीं सकता। इसलिए टॉमी के बच्चे हंजो पर भी इस श्राप का साया हमेशा मंडराएगा। जब हंजो 5 साल का हुआ तो उसकी माँ टॉमी किसी गैर पुरुष के साथ भाग गई, हंजो को अकेला छोड़कर। हंजो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ही पला बढ़ा। जिन लड़कों को ओरियो ने रोजी में मरते देखा है, उसमें से उसका सबसे पसंदीदा और करीबी हंजो ही था। हंजो अब जवान हो चुका है और बेहद खूबसूरत भी। अब वो अपने किसी रिलेटिव के साथ ओरियो के पास ही रहने आ गया था। ये जान ओरियो काफ़ी खुश हुई कि हमेशा वो उसके नज़र के सामने ही रहेगा। ओरियो को उससे इतना लगाव इसलिए था क्योंकि उसके जन्म के वक्त उसने हंजो को अपने इन्हीं हाथों से सहलाया था। जाते वक्त उसने हंजो से कहा कि उसे जब भी ज़रूरत हो तो यहाँ आ जाया करे। वैसे भी वो उसकी आंट है। ओरियो को उसके लिए काफ़ी दुख भी होता क्योंकि वो नाकामोटो कर्स से पूरी तरह वाकिफ़ थी, पर उसे खुशी थी कि हंजो उसके पड़ोस में रहने आ गया है। दूसरे दिन जब वो पानी भरने गई तो वहाँ एक महिला ने बताया कि हंजो अब बच्चा नहीं रहा, वो जवान हो चुका है। यहाँ गांव में रूमर फैलने लगा था कि हंजो जिस रिलेटिव के घर में रहता है वहाँ केन उससे संबंध बनाती है, वो भी अपने पति के गैर जानकारी में। और इसमें हंजो को भी कोई आपत्ति नहीं। इसकी खबर पूरे गांव में फैलने लगी थी। ओरियो को समझ आ गया हंजो भी उसी राह पर चल रहा है जिस पर उसका पिता था, और भी बाकी नाकामोटो ब्लड लाइन के लोग। दूसरे दिन जब ओरियो अपने घर की तरफ जा रही थी तो हंजो वहाँ आ गया। यहाँ उसने बताया कि उसे काम करने के लिए ओसाका भेजा जा रहा है, जो कि एक स्टील मिल है, क्योंकि केन के पति को दोनों के रिश्ते की खबर लग चुकी थी। इसलिए अब वो उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता, पर इस बात को वो बहुत खुशी से बता रहा था, जैसे उसे ऐसी हरकत करते हुए पकड़े जाने का रत्ती भर भी अफसोस नहीं। ओरियो से ये सारी बातें करते हुए उसे जरा सा भी संकोच नहीं। ओरियो ने उसे समझाया कि तुम शहर काम मत करने जाओ, यहीं रहकर अपने लिए नए रास्ते बनाओ। उसके बाद हंजो वहाँ से जाने लगा। ओरियो हर बार उससे यही कहती कि वो हमेशा उसकी मदद के लिए यहीं है। हंजो को भी ओरियो से मिलके एक अपनापन सा महसूस होता। हंजो काम करने शहर चला गया। ओरियो ने अपने पति से हंजो को लेकर एक गंभीर चिंता व्यक्त की। नाकामोटो पुरुष अपने नसीब से नहीं भाग सकते। उसने और भी जवान पुरुषों को इसी गांव में मरते हुए देखा है। रेजो ने उसे समझाया, जो नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ओरियो हर शाम उस ढलते हुए सूरज की ओर देख घंटों सोचती। उसकी कोई संतान नहीं, एक 2 साल का बेटा था, पर किसी बीमारी के चलते उसकी जान चली गई, क्योंकि ओरियो के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे शहर ले जाकर उसका इलाज करवा सके। हम देखते हैं महीनों बीत गए। हंजो शहर से वापस लौट आया। जब वो ओरियो के घर के बाहर आकर खड़ा हुआ तो वो उसे देखती ही रह गई। अब वो पहले से ज़्यादा जवान और खूबसूरत लगने लगा था। ओरियो उसे देख काफ़ी खुश हुई, पर हंजो अकेला नहीं था।
उसने शहर में ही शादी कर ली। वो पत्नी यूकिनो को भी साथ लाया था। ओरियो खुश थी, पर कहीं न कहीं ये देख उसकी खुशी में एक अड़चन सी आ गई। हंजो ने बताया कि अब से वो यहीं रहेगा। उसने यहाँ रेंट पर एक घर ले लिया है और वो यहीं पहाड़ों में दोस्तों के साथ मजदूरी का काम कर लेगा, क्योंकि अब उसे अपनी घर गृहस्थी बनानी है। ओरियो ये जान काफ़ी खुश हुई कि हंजो अब बदल चुका है। यहाँ उसने एक और बात बताई कि यूकिनो प्रेग्नेंट है, पर हंजो काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी यूकिनो नाकामोटो कर्स के बारे में नहीं जानती। पर ओरियो ने उसे समझाया कि सब ठीक होगा। दूसरे दिन ही हंजो काम करने पहाड़ों पर निकल गया। जाते वक्त रास्ते में एक लड़की को देख रुक गया और उससे कहा कि शाम वो उसे ज़रूर आकर मिलेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि महिलाओं को लेकर उसके मन में अभी भी वासना गहन है। यहाँ यूकिनो सारी बातों से अनजान अपने आने वाले बच्चे को लेकर काफ़ी खुश थी। घर जाते वक्त ओरियो से एक महिला ने बताया कि हंजो बिल्कुल भी बदला नहीं। वो हर शाम नई नई महिलाओं के साथ होता है। उस महिला की कही सारी बातें सच थी। वो शाम दो लड़कियों के साथ गलियों से गुजर रहा था। शाम जब ओरियो घर लौट रही थी तो उसने हंजो को वहीं खड़ा देखा। उसने हंजो से कहा कि उसने औरतों के साथ सोना अब तक नहीं छोड़ा। उसने ओरियो की बातों को काटते हुए कहा कि औरतें मुझे अकेला ही नहीं छोड़ती। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसे अपने खूबसूरत चेहरे पर कितना गुरूर है। वो थोड़ा करीब आया और कहा कि वो गांव की लगभग सारी औरतों के साथ सो चुका है, सिवाय ओरियो के। ये सुनते ही ओरियो ने अपनी नज़रें फेर ली कि वो उसके बारे में ऐसी बात सोच भी कैसे सकता है। पर हंजो में आकर्षण इतना गहरा था कि वो और कुछ कह नहीं पाई। उसने अपने गर्दन पर लगे निशान को दिखाया। वो दिखाना चाहता था कि औरतें उसके साथ सोने को तरसती हैं। ओरियो ने उसकी बात को हंसकर उड़ा दिया। शायद अभी वो जवान है तो उसका मन भटक रहा होगा। यहाँ यूकिनो घर पर शिकायत करने लगी कि वो रात रात भर घर नहीं आता। पर हंजो अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से डर रहा है, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ जिसे वो समझ नहीं पाया। अभी तो उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है। वो वहाँ से उठकर चला गया। यूकिनो रोने लगी। वो भागता हुआ डेक पर गया। उसकी आंखें भीग गईं। उसे डर है कि उसके आने वाले बच्चे पर भी नाकामोटो का श्राप होगा। वहीं डेक पर एक महिला आई। उसने हंजो को अपने घर आने के लिए कहा। वो महिला एक विडो थी। वो हंजो को अपने घर ले गई। वहाँ उसे शराब पिलाया और उसके साथ संबंध बनाया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं यूकिनो ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो एक लड़का था। जब हंजो घर आया तो अपने बच्चे को दूर से ही देख वहाँ से चला गया। ये देख यूकिनो रोने लगी। ओरियो भी वहीं मौजूद थी। उसे ये सब देख काफ़ी दुख हुआ। यहाँ हम देखते हैं हंजो हर रोज़ उस विधवा महिला के पास आता है, पर आज उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बस उसने हंजो को अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के लिए ही रखा हुआ है। अब ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। ओरियो को भी इसका पता चल गया। हंजो उस विधवा का पालतू बन चुका था। न जाने उस महिला ने कितने जवान पुरुषों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी होगी। दूसरे दिन गुजरते वक्त वो ओरियो से मिला। वहाँ उसने कहा कि वो स्त्री को अब तक समझ नहीं पाया। स्त्री को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। स्त्री एक ऐसा रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा पाया। ये हंजो की बड़ी भूल है। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। उसके सारे भ्रम चकनाचूर हो गए। अब वो हर रोज़ उस विधवा के पास आने लगा था, पर आज उसकी उस महिला से कुछ कहा सुनी हो गई। दूसरे दिन यूकिनो ओरियो के घर आई। वो काफ़ी खुश थी। उसने बताया कि हंजो ने उससे माफ़ी मांगी कि वो दोबारा से उस विधवा के पास कभी नहीं जाएगा। ये सुन ओरियो भी खुश हुई, पर उसे पता था कि हंजो अपने भाग्य से भाग नहीं सकता। एक दिन जंगल में काम करते वक्त उसके एक दोस्त के पैर में चोट आ गई। वो रात पैसे लेने उस विधवा महिला के पास पहुंच गया ताकि वो अपने दोस्त का इलाज करवा सके। उस महिला ने हंजो को कुछ पैसे दिए। रात वो किसी और लड़के के साथ घर में थी। हंजो भीतर गया और शराब पी। आज फिर न चाहते हुए भी उसने उस महिला से संबंध बनाए। जब वो घर की तरफ जाने लगा तो वो काफ़ी सोच में था कि वो चाहते हुए भी इस दलदल से नहीं निकल पा रहा।
उसने उस पैसों को हाथों से मरोड़ दिया। अब उसे खुद से भी नफरत होने लगी। सड़क पर चलते उसने खुद का चेहरा एक शीशे में देखा। उसे ख्याल आया कि इन सब की जड़ उसका ये खूबसूरत चेहरा है। अगर इसे बदसूरत बना दिया जाए तो शायद से फिर कोई महिला उसकी तरफ आकर्षित ना हो। उसने वहीं पड़ा एक धारदार पत्थर उठाया और अपने चेहरे पर एक गहरी लकीर खींच दी। सुबह ओरियू ने उसे घर के बाहर देखा। हंजो उदास खड़ा एक गहरी सोच में डूबा था। उसने ओरियू से झूठ कह दिया कि उसे ये निशान एक महिला ने दिए हैं। उसे लगने लगा कि ये निशान उसे और भी आकर्षित बना रहे हैं। ओरियू ने उसे घर जाने के लिए कहा ताकि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिता सके। कुछ दिन बीत गए। हम हंजो को एक घर में एक अनजान महिला के साथ देखते हैं। ये उस गांव के एक नामचीन व्यापारी की पत्नी थी। अब हंजो ने उसके पास जाना शुरू कर दिया था। एक दिन एक शख्स भागता हुआ ओरियू के पास आया। उसने बताया कि हंजो जख्मी हालत में नदी के पास पड़ा है। यहाँ हमें पता चला कि उस व्यापारी को हंजो की खबर लग गई थी और उसने उसे चाकू मार दिया। ओरियू घबराई हुई उसके पास गई, पर हंजो तब तक मर चुका था। ओरियू रोने लगी। इन्हीं हाथों में उसने जन्म लिया और आज इन्हीं हाथों में उसने आखिरी सांस ली। वहीं खड़ा एक शख्स मियोशी, जो कि नाकामोटो का ही वंश है। उसे ये देख काफ़ी दुख हुआ। मियोशी भी जवान और खूबसूरत था। यहाँ से कहानी का दूसरा भाग शुरू हुआ। ओरियू भी मियोशी को अच्छी तरह से जानती है। वो कभी कभी उससे मिलने आया भी करता था। मियोशी के माता पिता नहीं हैं। वो अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। यहाँ वहाँ से छोटी चोरियाँ कर अपना जीवन गुजारा करता था। पर ओरियू के पति को उसका चोरियाँ करना पसंद नहीं। वो चाहता था कि मियोशी कहीं जाकर काम करे, पर उसका मन कहीं एक जगह लगता नहीं। वो शहर जाकर वेयर हाउस से फूड कैन चुरा कर ले आता और गांव में ले आकर वहां सस्ते दामों पर बेचता। वहीं एक शख्स बाजार में रोज मियोशी को देखा करता। वो हर रोज मियोशी को सामान बेचते हुए देखता। उसे पता था कि मियोशी एक चोर है। मियोशी नशे की लत में था। वो नशे के लिए काफ़ी घातक ड्रग्स का इस्तेमाल किया करता। दूसरे दिन हम देखते हैं हंजो की पत्नी युकिनो अब ये गांव छोड़कर शहर रहने जा रही हैं, क्योंकि हंजो तो रहा नहीं। अब उसके यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। जाते वक्त युकिनो काफ़ी भावुक हो गई। यहाँ ओरियू ने उसका बहुत साथ दिया था। वहाँ मियोशी भी आ गया। ओरियू को उसके नशे की लत का पता था। उसने उसके हाथों पर इंजेक्शन के निशान देखे और उसे ये सब बंद करने को कहा। मियोशी ने मना कर दिया कि वो इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। शाम वो बाज़ार से गुजर रहा था, तभी वही शख्स उसके पीछे आया। उसने मियोशी को साथ चलने को कहा, पर उसने साथ आने से इनकार कर दिया, क्योंकि मियोशी उसे जानता भी नहीं। उस शख्स का नाम रेना है। जब उसने कहा कि उसके पास एक अच्छा ऑफ़र है, तो मियोशी उसके साथ चला गया। पहले तो उसने मियोशी को ले जाकर खूब शराब पिलाई। यहाँ रेना का एक और साथी है, तारो। रेना ने कहा, हम मिलकर एक चोरी प्लान कर रहे हैं और तुम्हें भी उसमें शामिल करना चाहते हैं। रात वो एक घर में घुसेंगे जिसमें सिर्फ पति पत्नी रहते हैं। काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। मियोशी ने बिना वक्त गवाए उसे हाँ कर दिया, क्योंकि ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं आते। ये सुन रेना काफ़ी खुश हुआ। रात वो तीनों उस घर में दाखिल हुए और अलमारी से एक बॉक्स निकाला जो कि लॉक्ड था। शायद से पैसे और ज्वेलरी इसी में थे। रेना ने कहा, इसे यहाँ खोलना ठीक नहीं होगा। इसलिए तीनों वहाँ से बाहर चले गए और अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान जगह आ गए। वहाँ एक छोटा सा बंकर था। रेना ने कहा, तुम दोनों बॉक्स लेकर इसमें छिप जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हें लेने आ जाऊँगा। मियोशी काफ़ी खुश था, क्योंकि ये उसके लाइफ की बड़ी चोरी थी। सुबह होते ही रेना वहाँ गाड़ी लेकर आ गया। उसने दोनों से बॉक्स लिया और कहा कि आज से 3 दिनों बाद तुम दोनों को अपना हिस्सा मिल जाएगा। जाते वक्त मियोशी ने उससे कहा कि अगली चोरी में मुझे शामिल करना मत भूलना। रेना ने मुस्कुराकर कहा, वो उसे ज़रूर याद करेगा। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके बाद तारो और मियोशी भी अपने अपने रास्ते चले गए। 2 दिन बीत गए। जब मियोशी शाम बार में बैठा था, तो बारटेंडर और सामने वाला शख्स आपस में बातें करने लगे। वो बात करने लगे, 2 दिन पहले दूसरे गांव में एक चोरी हुई थी। मियोशी थोड़ा सतर्क हो गया। ये चोरी मियोशी वाले चोरी के दूसरे दिन बाद हुई थी।
फिर उस शख्स ने कहा कि इस चोरी में उस घर में रहने वाला एक शख्स मारा गया। यहाँ तक कि उस शख्स ने यह भी अनुमान लगा लिया कि जरूर इस चोरी में तारो और रेना शामिल होंगे। ये सुन मियोशी चौंका और वो वहाँ से उठकर चला गया। शाम वो सड़कों पर काफ़ी सोच में चलने लगा कि किसी को उसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। आज रेना ने उसका हिस्सा देने को कहा था पर वो आया नहीं। यहाँ ओरियो हर वक्त मियोशी की ही चिंता में रहती। 2 दिन और गुजर गए पर रेना और तारो का कुछ पता नहीं। एक दिन वो ओरियो के घर के पास से गुजरा तो उन दोनों के बीच बातें होने लगी। उसने मियोशी के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की पर मियोशी ने यह साफ कह दिया कि उसका अंत हंजो की तरह तो बिल्कुल नहीं होगा और वो इस नाकामोटो कर्ज में यकीन नहीं रखता। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया पर ओरियो को पता था कि जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। एक दिन उसने तारो को बाजार से गुजरते हुए देखा तो भागकर उसके पास चला गया पर तारो उसे नज़रअंदाज करने लगा। मियोशी ने उससे पूछा कि कुछ दिन पहले ओरोशी में एक हत्या हुई थी, क्या तुम उसमें शामिल थे? पर तारो ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मियोशी ने अपना हिस्सा उससे मांगा तो तारो को याद भी नहीं कौन सी चोरी और कैसा हिस्सा। उसने कहा जाकर रेना से इस बारे में बात करो, मुझे कुछ नहीं पता। मियोशी ने कहा हिस्सा मत दो पर मुझे अपने साथ काम पर रख लो क्योंकि इस काम में उसे अब मज़ा आने लग गया है। ये सुन तारो जोर से हंसा कि क्या बेवकूफ़ इंसान है ये। उसके बाद तारो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसी दिन मियोशी ओरियो के घर आया। मियोशी ने कहा हिस्सा मत दो पर मुझे अपने साथ काम पर रख लो क्योंकि इस काम में उसे अब मज़ा आने लग गया है। ये सुन तारो जोर से हंसा कि क्या बेवकूफ़ इंसान है ये। उसके बाद तारो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उसी दिन मियोशी ओरियो के घर आया। उसने कहा मैं अब शहर काम करने जा रहा हूँ जहाँ उसके 2 दोस्त काम करते हैं क्योंकि अब वो और चोरियाँ नहीं कर सकता। ये सुन ओरियो को भी खुशी हुई कि उसने अपने बारे में सोचा उतना ही काफ़ी है। जब वो दूसरे दिन जाने लगा तो उसे रास्ते में ही एक महिला दिखाई दी जिसे देखते ही वो रुक गया और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगा। जब वो महिला वहाँ से जाने लगी तो वो उसका पीछा करने लगा। आखिर रुककर उस महिला ने पूछ लिया। उसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ पर मियोशी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ हम देख पाते हैं कि भाग्य से कोई भाग नहीं पाया। आखिरकार अपनी बातों से उसने उस महिला को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और वो उसके साथ उस महिला के घर चले गया। रात खाना खाते वक्त ओरियो चिंता में है कि मियोशी कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचा होगा या नहीं। दूसरे दिन मियोशी गांव छोड़ने को था पर वो एकदम से नदी के पास आकर बैठ गया क्योंकि उसकी आंखों से धुंधला दिखाई पड़ने लगा था। उसे लगता नहीं कि वो शहर जा पाएगा। वो लौटकर उस महिला के पास आ गया। उस महिला ने उसे घर में बुलाया। हम देखते हैं रात मियोशी भागता हुआ ओरियो के यहाँ आया। उसके कपड़ों पर खून लगा था और उसके पीछे वो महिला भी भागती हुई आई। यहाँ पता चलता है मियोशी के हाथों उस महिला के पति की हत्या हो गई है। मियोशी और उस महिला ने मिलकर अपने ही घर में चोरी प्लान की थी पर रात ही उसके पति ने उसे पकड़ लिया और एक दुर्घटना में उसकी की जान चली गई। सुबह होते ही वो महिला अपने घर चली गई पर मियोशी अब भी वहीं है। वो चल नहीं पा रहा। उसने ओरियो से बताया कि कभी कभी उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। शायद ये नाकामोटो कर्ज का ही असर है। मियोशी ने अब फैसला कर लिया कि वो शहर काम करने जाएगा। जाने से पहले उसने ओरियो को गले लगाया। वो काफ़ी भावुक था। साल बीत गए पर मियोशी लौटकर नहीं आया। एक दिन काम करते वक्त वहाँ हंजो का कजिन तत्सुओ आ गया। उसने बताया कि काम करते वक्त मियोशी घायल हो गया। उसे आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था और वो रात तक हॉस्पिटल में था पर सुबह होते ही न जाने कहाँ चला गया। एक महिला वहाँ भागती हुई आई। वो ओरियो को डॉग पर अपने साथ ले गई। वहाँ उसने देखा मियोशी ने खुदकुशी कर ली है। उसने रस्सी का फंदा बनाकर खुद को लटका लिया था। शायद वो अपनी इस ज़िंदगी से परेशान हो चुका था। वो डर रहा था कि जिस दिन उसे पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा। यहाँ मियोशी भी नाकामोटो के कर्ज से नहीं भाग पाया। उसे इस तरह देख ओरियो काफ़ी भावुक हो गई। तत्सुओ भी वहीं मौजूद था। वो हंजो का कज़िन ब्रदर है यानी कि वो भी
नाकामोटो ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ है। उसका भी भाग्य यही है जो हंजो और मियोशी के साथ हुआ। कभी कभी तत्सुओ अपनी आंट ओरियो से मिलने आता और काफ़ी कामों में उसकी मदद भी कर देता। एक दिन तत्सुओ भी गांव छोड़कर कोल माइन में काम करने चला गया। कुछ दिनों बाद वहां उसने मजदूरों के साथ मिलकर कोल माइन मालिक के खिलाफ एक मोर्चा निकाल दिया। उसी मोर्चे में तत्सुओ को कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से पीटा और वहीं उसकी जान चली गई। इसी तरह 3 लोगों को ओरियो ने अपनी आंखों के सामने मरते देखा, जो कि उसके सबसे ज़्यादा करीबी थे। आखिरी दृश्य में हमने देखा ओरियो की भी सांसें चलनी बंद हो गई। इसी तरह इस कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, तो ये थी रोज़ी विलेज की एक अद्भुत और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी फ्रेश और यूनिक था। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।